दोस्तों, अपनी यादों के पिटारे में से एक संस्मरण लेकर के आई हूँ। परिवार में आज भी जब यह वाक्य दोहराया जाता है तो पहली बार सुनने वाले के मुंह से निकलता है, ऐसे कौन विदा होता है भाई। ये वाक्य है मेरी शादी का। तो उस समय शादी ब्याह में परिवार के अन्य सदस्य तो शादी की तैयारी और हर तरह के इंतजाम के लिए भाग दौड़ करते करते थक ही जाते हैं। दुल्हा दुल्हन भी रस्में निभाते निभाते थक कर चूर जाते हैं, और ऐसे में दुल्हन की विदाई का समय दूल्हे के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। एक तो सारे दिन की थकान, ऊपर से दुल्हन का और उसके परिवार वालों का एक दूसरे से गले लग लग कर रोना, और उससे भी ऊपर दूल्हे को बार बार नसीहतें मिलना कि दुल्हन का अच्छे से ख्याल रखना। दूल्हे का सब्र ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते हैं। जिनको भी ये लगता है ना कि शादी ब्याह में सिर्फ नाचने गाने के लिए बैंड बजता है, वो याद रखें, नाचना गाना तो दूसरों ने होता है, असली बैंड तो दूल्हा दुल्हन का बज रहा होता है। और ऐसे हालातों में दूल्हा दुल्हन के मुंह से कभी ना कभी कुछ ऐसा निकल जाता है जो ताउम्र याद रहता है। कुछ ऐसा ही वाक़या मेरी शादी में भी हुआ था। इस साल एक दूसरे को झेलते हुए नहीं, मोहब्बत से 23 वर्ष का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फिर भी यह वाक़या आज पतिदेव को चिढ़ाने के लिए उतना ही कामयाब है जितना नई नई शादी में था। मेरे पतिदेव और मेरे भाई दोस्त थे। आज भी उनमें जीजा साली का संबंध कम और दोस्ती की रिश्ता ज़्यादा प्रगाढ़ है। हम लोगों के यहाँ फेरे दिन में 12 बजे संपन्न करवाए जाते हैं, इसलिए विदाई शाम तक ही होती है। हमारी शादी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस थोड़ा बदलाव ये था कि दुल्हन को लेकर बारात उसी दिन वापस दूसरे शहर भी जानी थी। इसके लिए ट्रेन में पूरा कंपार्टमेंट बुक कराया गया था। ये सब बातें यहाँ बताने का आशय है कि आप समझ सकिए कि उस दिन कितनी भाग दौड़ मची हुई थी। बारात वापस लेके जाने वालों के मन में अब ऐसे में पग फेरे की रस्म भी उसी दिन होनी थी, तो विदाई तो केवल रस्म के तौर पर थी। हमारे घर से गेस्ट हाउस तक आराम से कर दी गई थी, क्योंकि सभी को पता था कि अभी इसने पग फेरे की रस्म के लिए वापस भी आना है। असली रोना धोना और इमोशनल अत्याचार पग फेरे की रस्म के बाद शुरू हुआ। उस वक्त मुझे भी एहसास हो गया था कि अब ये आंगन देखने को मैं तरस जाऊंगी, तो मेरे आंसू तो बिना रुके बह रहे थे। माँ का भी बुरा हाल था। मौसी चाची सब गले लगा लगा कर रो रहे थे, और लगे हाथ पतिदेव को भी समझा रहे थे, ध्यान रखिएगा हमारी लाडो का, बहुत प्यार से पाला है हमने। पतिदेव भी जी जी आप चिंता ना करें कह कह कर कर थक गए थे। बेटी की विदाई की बेला होती ही ऐसी है। हर व्यक्ति की भावुकता अपने चरम पर होती है। हर व्यक्ति दुल्हन से लिपट लिपट कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। चूँकि मेरी बहन बड़ी थी और वो इस परिस्थिति से गुजर चुकी थी, इसलिए सिर्फ वही थी जो माँ को समझा रही थी कि अब विदा होने दो इसे, इतना हल्कान हो जाएगी मिक्की बीमार ना पड़ जाए। माँ भी इस बात को समझ रही थी। उन्होंने भी मुझे मामियों मौसी के अंग से आज़ाद करवाया। लेकिन इन सबसे इतर सबसे ज़्यादा इमोशन मेरे भैया थे। वो बार बार मेरे पतिदेव के हाथ पकड़ कर, ध्यान रखना यार, कोई परेशानी हो तो मुझे कहना, इसे कुछ मत कहना, कहते तो मेरा रोना फिर शुरू हो जाता। भैया के सीने से लगकर रोते रोते मेरी आंखों का काजल फैल चुका था, और मैं दुल्हन से ज़्यादा ना भूतनी लग रही थी। कलाई पर बंधी घड़ी देखते देखते पतिदेव आधी रोने लगे थे। गाड़ी का समय हो चला था, अभी गेस्ट हाउस से सामान भी उठाना था। मुझे ये सब सोचते हुए बहुत अधीर हो रहे थे। जैसे तैसे मुझे फूलों से सजी कार में बैठाने के बाद जैसे ही भैया ने इनका हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहा, झुंझुलाहट में पतिदेव के मुंह से निकल गया, तो चिंता मत कर यार, तेरी बहन मेरी बहन, बहुत ध्यान से रखूंगा इसे। उनका इतना कहना था कि एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, और अगले ही पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के मुंह से ठाकों की फुलझड़ियाँ छूटने लगी। पतिदेव भी थोड़ा खिसिया गए थे, और आशुपूर्ण विदाई का समारोह का हंसते हंसते पाटा छेप हुआ। आप सबके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी कोई इसी तरह हंसने खिलखिलाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगता, अभी तक नहीं लगा है हंसने खिलखिलाने पे, तो खुलकर हंसिए। और आगे किस तरह की स्टोरीज आप सुनना चाहेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।
दोस्तों, अपनी यादों के पिटारे में से एक संस्मरण लेकर के आई हूँ। परिवार में आज भी जब यह वाक्य दोहराया